हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज हम जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे सेकुलरिज्म का, उसका माइनॉरिटिज्म जो एक्सपेक्ट है उसको देखेंगे कि किस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। A third accusation against secularism is the charge of minoritism। तो जो इसकी तीसरी आलोचना है वो अल्पसंख्यक का आरोप धर्मनिरपेक्षता पर मढ़ा जाता है कि जो सेकुलरिज्म है वो अल्पसंख्यक के विरोध में है। इट इज ट्रू दैट इंडियन सेकुलरिज्म एडवोकेट मिनॉरिटी राइट, सो द क्वेश्चन इज दिस जस्टिफाइड। ये बिल्कुल सच है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो अल्पसंख्यक को बढ़ावा देता है, तो क्या ये न्यायपूर्ण, क्या ये जस्टिफाई है, न्यायोचित है। कंसिडर 4 adult इन ए कंपार्टमेंट। बेटा यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है कि एक कंपार्टमेंट में ट्रेन में 4 मेंबर यात्रा कर रहे हैं और ये जो ट्रेन है सबसे फास्टेस्ट स्पीड वाली ट्रेन है, यानी कि बहुत तेजी से चलने वाली है। इन द मिडल ऑफ द जर्नी वन ऑफ द 4 पैसेंजर एक्सप्रेस अ डिजायर टू स्मोक। जर्नी के बीच में इन 4 पैसेंजर में से एक ने स्मोकिंग करने की इच्छा व्यक्त की। द सेकेंड वन कंप्लेन दैट ही कांट बियर सिगरेट स्मोक। तो बेटा आपने भी सुना होगा कि जो बच्चे या जो बड़े सिगरेट नहीं पीते तो उनसे स्मोक का, जो सिगरेट का स्मोक होता है वो बियर नहीं होता। तो ऐसा ही जो दूसरा यात्री था उसने कंप्लेन की कि वो सिगरेट का धुआं सहन नहीं कर सकता। द अदर 2 पैसेंजर स्मोक टू बट सी नथिंग। जो दूसरे 2 पैसेंजर थे वो भी स्मोकिंग करते थे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्लियरली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हियर बिटवीन 2 पैसेंजर। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि ये जो 2 पैसेंजर है इनमें आपस में मतभेद हो जाता है। A suggestion is made that it is resolved by vote। तो इन्होंने एक सजेशन पाया कि क्यों न इस झगड़े को वोट देकर सुलझा लिया जाए। The two mild smoker go along with the addict and the non-smoker is defeated by a margin of 2 vote। तो जो 2 स्मोकर थे जो स्मोकिंग करते थे, अब उन्होंने भी उसी का साथ दिया जो स्मोक करने की इच्छा व्यक्त कर रहा था, लेकिन जो नॉन स्मोकर था बेचारा वो 2 वोट से हार गया। द पर्सन इन द माइनॉरिटी loses but the result appear fair because a proper democratic procedure adopted by common एग्रीमेंट वाज फॉलोड। तो जो पर्सन है माइनॉरिटी वाला, तो आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट है वो बिल्कुल फेयर रहा है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है उसे अडॉप्ट किया गया है और यहाँ पर कॉमन जो एग्रीमेंट है उसी को फॉलो किया गया, क्योंकि आम सहमति से ही उचित लोकतांत्रिक नीति को अपनाया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार एक व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करता था और वो 2 वोट से हार गया। तो इसीलिए जो अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं ताकि वो भी अपना विकास कर सके। नाउ एल्टर द सिचुएशन ए बिट। अब स्थिति में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है कि अल्पसंख्यकों को ये विशेष अधिकार क्यों दिए गए हैं। Suppose that the non-smoker suffer from asthma। अब यहाँ पर आप सोचो कि जो नॉन स्मोकर है, जो स्मोकिंग नहीं करता, उसको अस्थमा यानी कि सांस की बीमारी है। स्मोकिंग कैन इंड्यूस ए लाइफ थ्रेटनिंग अटैक इन हिम। तो अगर उसने स्मोक किया या वो धुएं को सहन किया तो हो सकता है उसको दिल का दौरा पड़ जाए। His preference that the other person does not smoke express now his fundamental and very urgent interest। अब जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी पसंद है स्मोक करना, अब उसका जो फंडामेंटल और बहुत ही अर्जेंट जो इंटरेस्ट है उसने यहाँ पर उसे व्यक्त किया है। Would the procedure previously followed of going with the decision of the majority be fair in such a context? अगर ऐसा ही प्रोसीजर देखा जाए तो अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो बेटा वो मेजोरिटी के हक में ही जाता है, जैसे कि इस संदर्भ में आपने देखा बिल्कुल क्लियरली वोटिंग हुई है, उसमें जो व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करना चाहता वो व्यक्ति हार जाता है, बाकी
दो हैं जो वो पीने वाले का साथ देते हैं, जिसके कारण आप देख रहे हो कि जो अल्पसंख्यक था यानी कि जो नॉन स्मोकर था वो हार जाता है। डू यू थिंक Do you not think that the addicted smoker should refrain till the train reaches its destination? तो क्या आप क्या सोचते हो कि जो एडिक्टेड है, स्मोकर है, वो जब तक ट्रेन अपने स्थान पर नहीं पहुंचती तब तक उसे स्मोक नहीं करना चाहिए? यू विल एग्री that when it is come to fundamental interest, voting as a democratic procedure is inappropriate. तो आप क्या इस बात से सहमत हो कि जब किसी की बुनियादी हितों की बात आती है तो जो वोटिंग होती है, वोटिंग का जो प्रोसीजर है वो इनअप्रोप्रिएट होता है, वो सही नहीं होता। ए पर्सन हैज ए प्रियोर राइट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हिज हर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। तो व्यक्ति का जो पहला अधिकार है वो यही है कि वो अपने हितों को सेटिस्फाई करे। What holds true of individual also hold for community। और इसी प्रकार का जैसे ये सच है वैसे ही सच ये है कि वो सत्य है बिल्कुल कि व्यक्ति के जो उस समुदाय के जो अधिकार हैं उनको भी इसी प्रकार से बचा कर रखना चाहिए। द मोस्ट फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी must not be harmed and must be protected by constitutional law। तो जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज का उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए बल्कि संविधान के द्वारा उसे सुरक्षित किया जाना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही ऐसा ही भारत के संविधान में भी किया गया है। Minority rights are justified as long as these rights protect their fundamental interests। माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं वो बिल्कुल न्याय संगत हैं और इनको इनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं इनको संविधान के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। At this point, someone might still say that minority rights are special privilege which come with some cost to other। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो माइनॉरिटी के अधिकार हैं वो जो विशेष अधिकार हैं जिनके लिए दूसरों को कीमत चुकानी पड़ी है। वाई देन शुड सच स्पेशल प्रिविलेज बी गिवन। तो भाई ये ऐसे जो विशेष अधिकार हैं ये इन लोगों को दिए ही क्यों गए हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है। दिस क्वेश्चन कैन बी बेस्ट आंसर बाई अनदर एग्जाम्पल। अब भाई इस क्वेश्चन का भी सीधे से आपको जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये भी आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा। कंसिडर दैट अ फिल्म इज बीइंग शोन इन एन ऑडिटोरियम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब आप सोचो कि भाई एक फिल्म दिखाई जा रही है ऑडिटोरियम में और वो ऑडिटोरियम फर्स्ट फ्लोर पे है। द ऑडिटोरियम इज एक्सेसिबल बाय अ स्टेयरकेस। तो जो ऑडिटोरियम है उस पे आप जब भी जा सकते हो जब सीढ़ियों का प्रयोग करें। एवरीवन इज फ्री टू बाय टिकट। हर किसी को स्वतंत्रता है कि वो उस फिल्म की टिकट खरीद सकता है। गो अप द स्टेयर एंड सी द फिल्म। अब वो सीढ़ियों पर चढ़ सकता है और फिल्म देख सकता है। और आर दे मतलब क्या ये यही है, ऐसा ही है। इज एवरीवन रियली फ्री। क्या वास्तव में सभी फ्री हैं जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा है। सपोज दैट अमंग अवॉइड फिल्म गोयर आर सम ओल्ड पीपल। अब आप सोचो कि फिल्म देखने वालों की चाह में कुछ बूढ़े लोग हैं। सम हु हैव रिसेंटली ब्रोकन ए लेग। कोई ऐसे हैं जिनकी हाल फिलहाल ही टांग टूटी है। एंड अदर हु हैव लॉन्ग बीन फिजिकली चैलेंज। और कुछ ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से अपंग हैं। नाउ ऑफ देम कैन रियली क्लिम्ब अप द स्टेयर। अभी अभी जिनका हमने जिक्र किया है क्या वास्तव में वो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं? Do you think it would be wrong if a lift or a ramp was provided for people in wheelchair? तो क्या ये गलत होगा कि ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा कोई भी लिफ्ट, रैंप वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाए उन लोगों के लिए जो व्हीलचेयर पर हैं? Doing so enable them to achieve exactly what other routine procure through the staircase। क्या ये
इससे ये योग्य हो जाता है कि दूसरे लोगों की तरह ही, जैसे वो स्टेयरकेस पर जाकर जो अपनी मंजिल प्राप्त कर रहे हैं, तो ये लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। Yet this group in minority needs a different mode of getting to the first floor. बस इतना सा है कि जो माइनॉरिटी में है उनके नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे तरीके का रास्ता उनको दिया गया है ताकि वो भी फर्स्ट फ्लोर पर जा सके। If all space are structured in such a way that they shoot only young able-bodied person, then some category of person will forever be excluded from a simple benefit such as watching a movie. अगर भाई जो स्पेस है वो उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए जो यंग है या वो पर्सन जो स्वस्थ है, तो जो बाकी हैं उनको कैसे बेनिफिट होगा? अगर मतलब जो स्वस्थ लोग हैं, जो यंग हैं, उन्हीं को अगर गवर्नमेंट के द्वारा फायदा दिया जाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया मूवी का, तो बाकी लोग क्या करेंगे? To make a separate arrangement for them is not to accord them any special treatment. अगर उनके लिए कुछ स्पेशल या सेपरेट अरेंजमेंट किया गया है, तो ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम इसको नहीं मान सकते। It is to treat them with the same respect and dignity with which all other are being treated. ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट है जैसे कि बाकी लोगों के साथ ट्रीट हुआ, उनको बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट और डिग्निटी दी गई है जैसे दूसरों को दी गई है। द लेसन इज दैट minority राइट्स नीड नॉट बी nor शुड बी viewed एज स्पेशल प्रिविलेज। तो इसका मतलब यही है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यानी कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो आई होप आप एग्जाम्पल से ये समझ ही गए होंगे कि इसीलिए जो माइनॉरिटी में है उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं ताकि वो भी विकास करके हमारे की तरह ही आगे बढ़ सके। अब अगली आलोचना की गई है कि ये इंटरवेंशनिस्ट है, यानी कि ये अतिशय हस्तक्षेपकारी है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है, तो इसी आधार पर इसकी आलोचना की गई है। ए फोर्थ क्रिटिसिज्म क्लेम that secularism is coercive and that is interfere excessively with the religious freedom of community। तो धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करती है, यानी कि इंटरफेयर करती है। दिस मिसरीड इंडियन सेक्युलरिज्म, और ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो वो सोच बिल्कुल ही गलत है। It is true that by rejecting the idea of separation as mutual exclusion, Indian secularism reject non-interference in religion। तो ये बिल्कुल सही है कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सेपरेशन है, इस विचार को रिजेक्ट किया गया है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में नॉन इंटरफेरेंस मतलब धर्म में हस्तक्षेप को रिजेक्ट किया गया है, यानी कि इस विचार को स्वीकार नहीं किया गया है। बट इट डज नॉट फॉलो दैट इट इज एक्सेसिवली इंटरवेंशनिस्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का जो सेकुलरिज्म है वो अतिशय हस्तक्षेपकारी, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है। इंडियन सेकुलरिज्म फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस विद विच आल्सो अलाउ फॉर नॉन इंटरफेरेंस। भारतीय धर्मनिरपेक्षता है जो सैद्धांतिक दूरी का जो कंसेप्ट है उसे फॉलो करती है और ये अलाउ करता है नॉन इंटरफेरेंस को। Besides, interference need not automatically mean coercive intervention। तो इसके अलावा इंटरफेयर का मतलब अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि बहुत ज्यादा उनका शोषण करना नहीं होता, उसमें ज्यादा इंटरफेयर करना नहीं होता। It is of course true that Indian secularism permits state-supported religious reform। तो यह बिल्कुल सही है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाजत देता है, और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार राज्य ने धर्म में इंटरफेयर करके काफी बदलाव किए हैं।
बट दिस शुड नॉट बी इक्वेटेड विद ए चार्ज इम्पोज फ्रॉम अबव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर ये आरोप लगा दिया जाए विद कॉर्सिव इंटरवेंशन कि इसका बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। बट इट माइट बी आर्ग्यू डज इट डू दिस कंसिस्टेंटली। लेकिन यहाँ पर ये भी तर्क है कि क्या ये लगातार होता रहेगा। वाई हैव पर्सनल लॉ ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटी नॉट बीन रिफॉर्म्ड। क्यों जो पर्सनल लॉ होते हैं सभी धार्मिक समुदायों के, क्यों नहीं उनमें सुधार हो जाता। दिस इज द बिग डायलेमा। डायलेमा बेटा होता है दुविधा कि इंडियन स्टेट है ये बड़ा सा जो दुविधा है उसको फेस कर रही है। ए सेक्युलरिस्ट माइट सी द पर्सनल लॉ। अब एक धर्मनिरपेक्षवादी है जो देखता है विभिन्न धर्मों के जो पर्सनल लॉ होते हैं, लॉ कंसर्निंग मैरिज उनकी शादी से संबंधित है, विरासत से संबंधित है या दूसरी फैमिली के मैटर हैं जो गवर्न किए जाते हैं अलग अलग, यानी कि जो उनके धार्मिक समुदाय होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, वही इन चीजों को देखते हैं एज मैनिफेस्टेशन ऑफ कम्युनिटी स्पेसिफिक राइट दैट आर प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ स्पेसिफिक अधिकार होते हैं समुदाय के जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं और उनकी संविधान रक्षा भी करता है। और ही माइट सी दिस लॉ एज एन अफ्रंट टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म ऑन द ग्राउंड दैट दे ट्रीट वुमेन अनइक्वली एंड देयरफॉर अनजस्टली। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का वो इस आधार पर कि वुमेन के साथ इक्वली ट्रीट किया जाए, लेकिन अभी भी लगता है कि ये अनइक्वल है और अनजस्टली है, क्योंकि कुछ धर्म हैं जो वुमेन को इक्वली अधिकार नहीं देना चाहते, ट्रीट नहीं किया जाता। पर्सनल लॉ कैन बी सीन एज मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और एज इंस्टेंस ऑफ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। तो इसीलिए जो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन से जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति समझा जा सकता है और इंट्रा जो रिलीजियस वर्चस्व की भी मिसाल मिलती है। सच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स डॉक्ट्रिन बट दे आर नॉट समथिंग दैट वी नीड टू लिव विद फॉरएवर। कुछ कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी इसका हिस्सा है जिसके कारण ये जो सिद्धांत है काफी कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन हमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए ऐसी ही स्थिति में रहना होगा। पर्सनल लॉ कैन बी रिफॉर्म इन सच ए वे दैट दे कंटिन्यू टू exemplify both minorities' right and equality between men and women। बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉ हैं जिसमें सुधार किया गया है और कंटिन्यू जो माइनॉरिटी के अधिकार हैं, जो मैन और वुमेन की इक्वलिटी की बात भी करते हैं। बट सच रिफॉर्म शुड neither be brought about by state or group coercion nor should be state adopt a policy to total distance from it। और ऐसा ही इनको सुधार के लिए, बराबरी पे लाने के लिए महिलाओं को ऐसे सुधार ना भाई बलपूर्वक या राज्य सत्ता के द्वारा नहीं लाए जा सकते, लेकिन राज्य इससे पूरी तरह से दूरी बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकता। द स्टेट मस्ट एक्ट एज फैसिलिटेटर बाय सपोर्टिंग लिबरेट एंड डेमोक्रेटिक वॉइसेस विद इन एनी रिलीजन। तो राज्य को हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका निभानी होगी। और इस जो नेक्स्ट और लास्ट जो आलोचना है वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स, यानी कि वोट बैंक की राजनीति। आप सबको पता है जहां पर भी डेमोक्रेसी होती है वहां पर नेताओं को मेजोरिटी प्रूव करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर नेता ऐसा नहीं कर पाते तो आपको ये भी पता है कि सरकार गिर जाती है। तो इसीलिए सेक्युलरिज्म को वोट बैंक की राजनीति भी माना गया है। फिफ्थ, देयर इज आर्गुमेंट दैट सेक्युलरिज्म एनकरेज द पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक। नेक्स्ट तर्क दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। एज एन
एम्पायरिकल क्लेम दिस इज नॉट एंटायरली फॉल्स। अगर हम ये देखें अनुभव के आधार पर तो ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। However, we need to put this issue in perspective. अब हमें जरूरत है कि हम इस मुद्दे को इस आधार पर देखें। First, in a democracy, politicians are bound to seek what? कि डेमोक्रेसी में जो राजनेता होते हैं वो वोट से बंधे होते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ देयर जॉब, ये उनकी जॉब का हिस्सा होते हैं। दैट इज व्हाट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज लार्जली अबाउट। तो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है वो इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। टू ब्लेम अ पॉलिटिशियन फॉर परस्यूइंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और प्रोमिसिंग टू इनिशिएट अ पॉलिसी विद द मोटिवेशन टू सिक्योर देयर वोट इज अनफेयर। आपने बहुत सारे लोगों को ब्लेम करता सुना होगा कि जो पॉलिटिशियन हैं पहले लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि वो जैसे ही नेता बनेंगे वो ये जो नीति है इसको शुरू करेंगे, लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट मिले, लेकिन ये गलत है। द रियल क्वेश्चन इज व्हाट प्रीसियसली द वोट इज शॉर्ट फॉर। कि किस प्रकार असली बात तो ये है कि ठीक ठीक किस तरह का मकसद उनका क्या है वोट पाने का है। इज इट टू प्रमोट solely his self interest or power, or it is also for the welfare of the group in question। तो क्या ये प्रमोट करता है उसके सेल्फ इंटरेस्ट को कि वो पावर बढ़ाना चाहता है, या फिर वो थोड़ा बहुत वेलफेयर भी करना चाहता है, मतलब वो बस अपने जो उसकी पार्टी में शामिल हैं बस उन्हीं लोगों को लाभ नहीं देना चाहता, ऐसा कहा जाता है। If secular politicians who sought the vote of minority also manage to give them what they want them, then this is a success of the secular project, which aim after all to also protect the interests of the minority। तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा यदि अल्पसंख्यकों को वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं, तो उस सेक्युलर जो भी प्रोजेक्ट है उसकी सफलता होगी और जो आखिरकार माइनॉरिटी के हितों की भी हिफाजत करती है। बट what is the welfare of group in question is shown at the cost of welfare and right of other group। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्याण अन्य समूह के कल्याण और अधिकारों की कीमत पर करना चाहे तो क्या होगा। What if the interests of the majority are undermined by these secular politicians? अगर ये धर्मनिरपेक्ष नेता बहुसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाएं तब क्या होगा। Then a new injustice is born। तो एक अलग तरीके का अन्याय शुरू होगा, उसका जन्म होगा। Can you think of such example? क्या आप इन एग्जाम्पल्स को सोच सकते हो। In theory there may not be anything wrong with vote bank politics, but only when vote bank politics leads to the mobilization of a social group to vote mass for a particular candidate or political party during election. This distorts electoral politics। तब हम देखते हैं कि क्या ऐसे उदाहरणों के बारे में हम सोच सकते हैं। एक दो नहीं बल्कि ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिनमें आपने देखा होगा कि वो दावा करते हैं कि पूरा पॉलिटिशियन तंत्र अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ है। अगर खूब सोचें तब भी यह संभवतः यही पाएंगे कि भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। Here the important feature is that the whole group work as a single monolithic unit during voting। आपने इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर भी देखा होगा कि पूरा ही ग्रुप एक सिंगल यूनिट के रूप में वोटिंग के टाइम पर काम करते हैं। Despite the diversity within the unit, the party or leader pursuing such vote bank politics try to artificially construct a belief that the interest of the group is one।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार जो वोट है ये एक ग्रुप के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं. In fact, by doing this, the political party priorities short-term electoral gain over a long-term development and the governance need to society. और इसका जो प्रभाव है ऐसा करने से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है कि शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल वो गेन कर लेते हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है और सोसाइटी की भी नीड्स को वो गवर्न करते हैं. इन इंडिया इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पॉलिटिशियन पार्टी नेग्लेक्टेड substantive issue has often focused on emotive issue for electoral gain. तो इंडिया में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वो नेग्लेक्ट कर देती हैं जो व्यापक मुद्दे होते हैं और प्राय फोकस करते हैं लोगों को इमोशनल इशू उठाते हैं ताकि वो चुनाव में लाभ प्राप्त कर सकें. नेग्लेक्टिंग जेन्युइन प्रॉब्लम फेस बाय द कम्युनिटी नेग्लेक्ट कर देते हैं जो सही समस्या होती है कम्युनिटी के द्वारा जो कम्युनिटी फेस कर रही है. Competitive vote bank politics has the potential to exacerbate social division by portraying different groups as rival vying for limited resource. अब हम देखते हैं कि किस प्रकार कम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स है जो पूरी संभावनाएं लगा देती है. इसमें पूरा जो हमारा समाज है उसका भी डिवीजन हो जाता है, अलग अलग राइवल्स होते हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. In India, the vote bank politics is also associated with minority appeasement. भारत में जो वोट बैंक राजनीति है वो एसोसिएट होती है अल्पसंख्यक की तरफ से. This means that the political party disregard the principle of equality of all citizens and give priority to the interests of a minority group. इसका अर्थ ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो डिसरिगार्ड करती हैं इक्वालिटी है जो सभी सिटीजन की समानता का जो सिद्धांत है और प्रियोरिटी करती हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप को के इंटरेस्ट को पहले इस क्वेश्चन को संभाला जाए. आयरनिकली this has led to further alienation and marginalization of the minority group. तो बड़ी ही विडंबना की बात है कि आगे इस प्रकार ये बिल्कुल अपने आप को अलग मानना शुरू कर देते हैं और मिनोरिटी ग्रुप अपने आप को मार्जिनलाइज समझने लगता है, बिल्कुल दूर दराज मानता है. As vote bank politics fail to acknowledge diversity within the minority group, take up issue of social reform within these group has also proved difficult. तो महज ये जो तथ्य दिया गया है सेकुलरिज्म का दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं जो काफी दुखदाई हो नहीं है. भारत में हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा ही करते हैं. अब हम देखते हैं कि किस प्रकार जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो फेल हो जाती है इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में माइनॉरिटी ग्रुप के लिए. और जो इशू है सोशल रिफॉर्म का वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रूव होता है. इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट होता है बेटा असंभव परियोजना. है फाइनल cynical criticism might be this secularism can't work because it tries to do too much to find a solution to an intractable problem. तो अंतिम जो आलोचना है वो यही हो सकती है कि धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलरिज्म है नहीं चल सकती क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है. ये एक ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं. What is this problem? ये समस्या क्या है? People with deep religious differences will never live together in peace. वो लोग जिनमें गहरा धार्मिक मतभेद है वो इकट्ठा शांति से नहीं रह सकते. Now this is an empirically false claim. लेकिन अगर हम ये देखें तो अनुभव बताते हैं कि ये दावा बिल्कुल ही गलत है. People
पीपल विद डीप रिलीजियस डिफरेंस कैन नेवर बी। तो ये जो दावा है कि इतने सारे लोग अलग अलग धर्मों के शांति से नहीं रह सकते, ये गलत है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन शो दैट दिस काइंड ऑफ लिविंग टुगेदर इज रियलाइजेबल। तो हमारा जो इतिहास है वो हमें बताता है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। इट वाज रियलाइज एल्सवेयर टू। और ये तो पहले भी हम रियलाइज कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। द ओटोमन एम्पायर इज ए स्ट्रिंग एग्जाम्पल। ओटोमन एम्पायर इसका प्रेरणादायी उदाहरण है। But now critics might say that coexistence under condition of inequality was indeed possible. लेकिन ये अब आलोचक कहते हैं कि सह अस्तित्व वस्तुतः असमानता की स्थितियों में ही संभव हो सकता है। Everyone could find a place in a hierarchically arranged order. तो श्रेणीबद्धता आधारित प्रणाली में हर कोई जगह पा सकता है। The point they claim is that this will not work today when equality is increasingly becoming a dominant cultural value. तो उनका दावा है कि आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बनाती जा रही है। There is another way to responding in this criticism. यहाँ पर एक दूसरी तरह का भी जवाब दिया गया है। Far from pursuing an impossible objective, Indian secularism mirror the future of the world. तो एक असंभव परियोजना का अगर हम अनुसरण नहीं बल्कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। A great experiment is being carried out in India. Watch with razor sharp eyes and with great interest by the whole world. तो भारत में महान प्रयोग किया गया है कि पूरी ही दुनिया बहुत पैनी निगाहों और बड़े चाव से देख रही है। ऐसा कहना ठीक भी है। It is doing so because what the migration of people from former colonies to west and the increased movement of people across the global with the intensification of globalization, Europe and America and some part of Middle East are beginning to resemble India in the diversity of cultures and religions which are present in their society. तो हम देख रहे हैं कि अतीत में जो उपनिवेश देश रहे हैं, देशों के लोग अब वेस्ट के देशों में अप्रवास कर रहे हैं, यानी कि वहां पर माइग्रेट कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में तेजी आने के साथ साथ पूरा ही वर्ल्ड में लोगों की मूवमेंट है जो वो काफी बढ़ गई है। यूरोप और अमेरिका तथा जो मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में अब धर्म और संस्कृति की विविधता के लिहाज से भारत में भी ये चीजें देखने में मिलती हैं। दिस सोसाइटी आर वॉचिंग द फ्यूचर ऑफ द इंडियन एक्सपेरिमेंट विद कीन इंटरेस्ट। तो ये जो समाज हैं भारतीय प्रयोग के भविष्य की गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं, यानी कि इनको बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो आलोचना की गई है जिन आधारों पर वो सही नहीं है और भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल सही विचार है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अगर कंट्री में यूनिटी बनाकर रखनी है तो बहुत ही जरूरी है कि हम एक सेकुलर विचार रखें। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।